Good morning, everybody. Today we are going to read the poem Chivi of class 7th NCERT book. Okay, let's start. About the poet. सबसे पहले हम बात करेंगे पोइट के बारे में. तो जो ये चिवी पोएम लिखी है उनके कवि हैं माइकल वॉन रोजेन. ओके, माइकल वॉन रोजेन is an English children's novelist, poet and the author of 140 books. माइकल वॉन रोजेन जो हैं वो एक अंग्रेजी नॉवलिस्ट हैं, उपन्यासकार हैं जो बच्चों पर स्पेशली कहानियाँ लिखते थे, उपन्यास लिखते थे. इसके अलावा वो एक कवि हैं, बहुत अच्छे लेखक हैं और तकरीबन उन्होंने 140 किताबें लिखी हैं. He served as children's laureate from June 2007 to June 2009. इसके अलावा वो 2007 से लेकर 2009 तक बच्चों की किताबें लिखने के लिए उनको पुरस्कृत किया गया लगातार 2007 से 2009 तक. लॉरिएट का मतलब होता है कि पुरस्कार जो विजेता होता है, अवार्ड विनर. ही हैज़ बीन ए टीवी प्रेजेंटर एंड पॉलिटिकल कॉलमनिस्ट. इसके अलावा वो टीवी प्रेजेंटर भी थे, यानी कि टीवी को रिप्रेजेंट करते थे और इसके अलावा राजनीतिक विषयों पर भी लिखते थे. ही वॉज बॉर्न इन 1946 एंड लिव्स इन यूके. और वो 1946 में पैदा हुए थे और वो यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, ये जो ब्रिटिश है या इंग्लैंड है वहाँ रहते थे. ओके, लेट्स स्टार्ट द पोएम नाउ. चीवी. द हेडिंग ऑफ द पोएम इज चीवी, जिसका मतलब होता है मैनर्स, या फिर आप कहें कि कॉन्टिन्यूसली किसी को टोकते रहना, सही ढंग से बिहेव करने के लिए, सही ढंग से चलने के लिए या सही ढंग से मैनर दिखाने के लिए. तो आस्क योर सेल्फ एज वेल एज योर पार्टनर, डू यू लाइक टू बी ऑलवेज टोल्ड व्हाट टू डू और नॉट टू डू? डू ग्रोन अप्स डू दिस इन योर एक्सपीरियंस? कवि कहना क्या चाहता है? कवि इसमें कहना चाहता है कि अक्सर आपने अपनी डे टू डे लाइफ में भी देखा होगा कि आप कुछ भी करते हैं तो कोई ना कोई टोक देता है आपको, ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं वैसे करो, ये ऐसे नहीं होना था, ये वैसे होना था. तो दिस इज़ कॉल्ड चीवी. यही है चीवी कि कोई ना कोई टोकते रहता है जब आपको. और अक्सर हमें टोकने वाले कौन होते हैं? बड़े होते हैं. When Michael was 5 years old, his mother took him to a nearby school for admission. अब यहाँ पे एक माइकल से जो कवि हैं उनसे एक जुड़ी हुई छोटी सी बात है. तो माइकल जब 5 साल के हुए तो उनकी मम्मी उनको पास में के ही एक स्कूल में एडमिशन दिलवाने के लिए लेकर गए. द टीचर आस्क्ड, व्हाट डज योर मदर कॉल यू एट होम चाइल्ड? तो वहाँ पर टीचर ने सवाल पूछा कि अच्छा बेटा बताओ, मम्मा आपको घर में क्या कह के बुलाती है? माइकल डोंट, केम द कॉन्फिडेंट रिप्लाई. तो बच्चे ने बड़े कॉन्फिडेंट से, बड़े विश्वास से जवाब दिया, मम्मा मेरे को कहती है माइकल डोंट. इट मीन्स माइकल ये मत करो. मीन्स कि उसकी मम्मी घर में जब भी कुछ माइकल शरारत करता होगा या कुछ भी करता होगा तो हमेशा उसकी मम्मी उनको कहती होगी माइकल डोंट, माइकल ये मत करो, माइकल वो मत करो. तो उसको फील क्या आने लगा कि मेरा शायद नाम ही माइकल डोंट है. यहाँ पर मीनिंग दिया है टू चीवी इज़ टू नैग. चीवी का मतलब क्या होता है? नैग. और मीन्स उसका मतलब है टू कॉन्टिन्यूसली अर्ज समवन टू डू समथिंग. लगातार हम किसी को कुछ कहते रहते हैं कि ये कर लो, ये कर लो, वो ये कर लो. ऑफन इज एन अनोइंग वे, और अक्सर ऐसे कहते हैं जिससे किसी को गुस्सा आए. अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी के मुताबिक यही मीनिंग है और वैसे भी यही है. ओके, लेट्स स्टार्ट द पोएम नाउ. ग्रोन अप्स से थिंग्स लाइक स्पीक अप, don't talk with your mouth full, don't stare, don't point, don't pick your nose, sit up, say please, less noise, shut the door behind you, don't drag your feet, haven't you got a hanky? तो यहाँ पर क्या कहता है? ग्रोन अप सेज. ग्रोन अप यहाँ पे कौन है? एल्डर्स हैं हमारे. यहाँ पे 2 वर्ड होते हैं, एक एल्डर होता है, एक ओल्डर होता है. ओके, एल्डर और ओल्डर, अब आप सोचेंगे दोनों का मीनिंग तो बड़ा होता है, लेकिन फ़र्क क्या है? ओल्डर का मतलब होता है जो आपसे उम्र में बड़े होते हैं. ओके, एल्डर का मतलब भी बड़े होता है, बट एल्डर के साथ आपका ब्लड रिलेशन होता है. ओके, इसलिए आपको पता होना चाहिए. ग्रोन अप सेज, तो हमें अपना ही कोई टोकेगा मोस्टली, तो ग्रोन अप सेज थिंग्स लाइक. अक्सर हमें बड़े जो हैं वो ऐसी चीज़ों के लिए टोकते हैं जैसे स्पीक अप, कुछ तो बोलो. डोंट टॉक विद योर माउथ फुल, मुंह में कुछ भर के मत बोला करो. डोंट स्टेयर, ऐसे घूर के मत देखो. डोंट पॉइंट,
इस तरह से उंगली से इशारा मत करो या उंगली मत करो. डोंट पिक योर नोज, नाक में उंगली मत डालो. सिट अप, बैठ जाओ. से प्लीज, कृपया कह के बात करो. लेस नॉइज, आवाज कम करो. शट द डोर बिहाइंड यू, जब तुम अंदर आए हो तो पीछे दरवाजा बंद करो. डोंट ड्रैग योर फीट, पाँव को घसीट के मत चलो. हैवंट यू गॉट अ हैंकी, तुम्हारे पास रुमाल नहीं है क्या? यानी आप अपने, कई बार अक्सर आदत होती है बड़ों की क्या छोटों की क्या कि पसीना आया है या मुंह पे कुछ लगा है तो वो अपने शोल्डर से साफ़ कर देते हैं. तो ऐसी सिचुएशन में वहाँ से बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है. तो जो भी घर का बड़ा बुजुर्ग देख रहा होगा तो वो यही कहेगा, और वैसे भी ये मैनरफुल नहीं होता तो वो यही कहेगा, हैंकी नहीं है क्या आपके पास? ओके, तो इतनी हमने पढ़ी. तो यहाँ पे हम अब देखेंगे कि यहाँ पे कौन कौन से लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ हुए हैं. कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं उससे रिलेटेड भी. तो अब आप यहाँ पे देखें, डोंट 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 बार बार यूज़ हो रहा है. तो किसी वर्ड में या किसी लाइन को ज़्यादा इम्प्रेसिव बनाने के लिए, किसी थीम को ज़्यादा इम्प्रेसिव बनाने के लिए जब एक ही वर्ड का बार बार रेपिटिशन किया जाता है तो वो कौन सा डिवाइस होता है हमारा, कौन सा अलंकार डिवाइस, इन द सेंस आप अलंकार कह सकते हैं हिंदी में अगर हम बात करें तो वो कौन सा डिवाइस होता है? दैट इज अनाफोरा. क्या डिवाइस होता है वो? अनाफोरा. स्पेलिंग ANAPHORA. ओके, तो नेक्स्ट अगर हम लास्ट सेकेंड लाइन में देखें, डोंट ड्रैग योर फीट, यहाँ पर डोंट और ड्रैग दो वर्ड आ गए, यानी डी डी रेपिटेशन हो रहा है. अगर आप हिंदी में बात करें, एलिट्रेशन यानी अनुप्रास अलंकार. अनुप्रास में आपने देखा होगा एक शब्द का बार बार उच्चारण किया जाता है, जैसे लाली मेरे लाल की, तो इसमें ल ल ल रिपीटेड है तो यहाँ अनुप्रास अलंकार है. सेम लाइक दैट यहाँ पे डी डी रिपीटेड है तो ये कौन सा अलंकार हुआ? एलिट्रेशन. ALLITRATION. ओके, तो कौन सा अलंकार यूज हुआ है यहाँ पे? एलिट्रेशन. तो ये लिटरेरी डिवाइसेस से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं. यू शुड बी केयरफुल अबाउट दैट. ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं टेक योर हैंड्स आउट ऑफ योर पॉकेट. अक्सर क्या आदत होती है बच्चों की कि वो जब खड़े होंगे किसी के सामने पॉकेट में हाथ डालकर खड़े होते हैं. इससे क्या होता है, आपका जो एटीट्यूड है वो ऐसे दिखाई देगा जैसे यू आर प्राउडी, घमंडी हैं आप. ठीक है, तो इसलिए बड़ों के सामने जब हमें खड़ा है तो वी शुड बी इन अ पोलाइट और वी शुड स्टैंड इन अ हम्बल वे. हमें बहुत ही विनम्र तरीके से उनके सामने खड़े होना है, ना कि उनके सामने एटीट्यूड दिखाना है, एरोगेंट होना है हमें. तो इसलिए बड़े हमें टोक देते हैं अगर हम ऐसे खड़े होते हैं तो कि पॉकेट्स में हाथ क्यों डाले हुए हैं, निकालो इन्हें बाहर. ओके, पुट योर सॉक्स अप, स्टैंड अप स्ट्रेट. अपनी जुराबों को ऊपर उठाओ. स्टैंड अप स्ट्रेट. देखो एसएस का रिपीटिशन हो रहा है, स्टैंड अप स्ट्रेट. एसएस का रेपिटेशन हो रहा है तो कौन सा अलंकार आ गया इस लाइन में? एलिट्रेशन आ गया. ओके, से थैंक यू. जब भी आप किसी से कुछ चीज़ लेते हो तो धन्यवाद करो उसे. डोंट इंटरप्ट. जब कोई बात कर रहा हो या कुछ कर रहा हो तो बीच में मत टोको. इंटरप्ट का मतलब होता है टोकना. ओके, नो वन थिंक्स यू आर फनी, टेक योर एल्बोज ऑफ द टेबल. कोई ये नहीं सोचेगा कि तुम बड़े मजाकिया लग रहे हो. टेक योर एल्बोज ऑफ द टेबल. अक्सर आदत होती है कि हम टेबल पे चेयर पे बैठेंगे, आगे टेबल है, हम कोहनियाँ ऐसे रख के बैठ जाते हैं. दैट इज़ नॉट लुकिंग अ गुड मैनर. वो भी अच्छा ढंग नहीं है हमारा बैठने का. तो अक्सर हमें क्या कहते हैं कि, और टीचर्स तो अक्सर आपको टोकते हैं कि कोहनियाँ ऊपर उठा के बैठो, यानी कि सीधे होके बैठो. कांट यू मेक योर ऑन माइंड अप अबाउट एनीथिंग. और अक्सर ये सुनने को मिलता है, अपना दिमाग नहीं लड़ा सकते क्या किसी काम के लिए? तो कांट यू मेक अप योर ऑन माइंड अप अबाउट एनीथिंग, यहाँ पे इसका यही मीनिंग आता है. ओके, माइकल रोजेन ने लिखी है कविता बहुत ही अच्छे तरीके से. ही ट्राई टू एक्सप्लेन अस द मैनर्स और द एटीट्यूड ऑफ लिविंग अ लाइफ. ओके, सो यहाँ पे एक एक्सट्रैक्ट है. एक्सट्रैक्ट कह लीजिए, स्टैंजा आप कह सकते हैं कि किसी पोइम से लिया हुआ या किसी भी पार्ट से या लेसन से लिया हुआ कोई भी हिस्सा जो होता है और उसके बेस पे जो क्वेश्चन बनाए जाते हैं उसको एक्सट्रैक्ट बोलते हैं. ओके, तो अब हम पढ़ेंगे. सिट अप, से प्लीज, लेस नॉइज, शट द डोर बिहाइंड यू, डोंट ड्रैग योर फीट, हैवंट यू गॉट अ हैंकी, टेक योर हैंड्स आउट ऑफ योर पॉकेट, पुल योर सॉक्स अप, स्टैंड स्ट्रेट. ओके, तो यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो सबसे पहले एक क्वेश्चन तो यही बन गया कि विच डिवाइस हैज़ बीन यूज्ड हेयर. कौन सा डिवाइस यूज़ हुआ है, तो वो कौन सा डिवाइस यूज़ हुआ है? पहली लाइन में डोंट ड्रैग वाली लाइन में, एंड देन स्टैंड स्ट्रेट वाली लाइन में एसएस रिपीटिशन है, डी रिपीटिशन है, तो मीन्स यहाँ पे एलिट्रेशन का यूज़ हुआ है.
चलिए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाई इज द चाइल्ड आस्क्ड टू स्टैंड स्ट्रेट? बच्चे को क्यों कहा जाता है कि वो सीधा खड़ा रहे? द चाइल्ड इज आस्क्ड टू स्टैंड स्ट्रेट बिकॉज दैट शोज ही इज अटेंटिव। क्योंकि अगर बच्चा सीधा खड़ा रहेगा तो इससे दिखाई देता है कि बच्चा अटेंटिव है, कि वो सावधान है, वो बहुत ध्यान से सुन रहा है चीज़ों को या समझ रहा है। ओके, व्हाट डज वॉकिंग बाय ड्रैगिंग फीट सजेस्ट? जब आप पाँव घसीट घसीट कर चलते हैं तो क्या मतलब होता है उसका, या क्या पता चलता है कि आपकी हालत उस वक्त क्या है? ड्रैगिंग फीट वाइल वॉकिंग सजेस्ट बैड मैनर्स। सबसे पहली बात तो ये बैड मैनर्स को ही सजेस्ट करता है, आपको चलने का ढंग नहीं है। और दूसरा ये भी दिखाएगा कि आप लेज़ी हैं, आप टायर्ड हैं, थके हुए हैं, या आप बड़े सुस्त टाइप के हैं। तो ये दोनों चीज़ें, तो ये अनमैनर्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, मेक अ सेंटेंस ऑफ योर ऑन यूजिंग द वर्ड ड्रैग। ड्रैग शब्द को अगर हमें सेंटेंस में यूज़ करने के लिए बोला जाए तो मैंने यहाँ पे एक ही है, आप अपने हिसाब से बहुत सारे कर सकते हैं। ड्रैग का मतलब होता है घसीटना। माई ब्रदर फोर्सिबली ड्रैग्ड मी टू द फटे, कि और यहाँ पे आप कुछ और भी लिख सकते हैं कि माई मदर फोर्सिबली ड्रैग्ड मी टू द किचन। मेरी मम्मी ज़बरदस्ती मुझे किचन में ले गई। माई फादर फोर्सिबली ड्रैग्ड मी टू द शॉप, दुकान पे ले गए। माई फ्रेंड्स फोर्सिबली ड्रैग्ड मी टू द प्ले ग्राउंड, मेरे दोस्त जो हैं वो मुझे ज़बरदस्ती कहाँ ले गए? प्ले ग्राउंड में ले गए। यू कैन यूज़ द वर्ड ड्रैग अकॉर्डिंग टू यू। ओके, नेक्स्ट है, हु इज़ गिविंग दीज इंस्ट्रक्शंस? जो ये हमने ऊपर चैप्टर पढ़ा वो इंस्ट्रक्शंस हमें कौन दे रहा है? अगर आपने सबसे पहली लाइन पढ़ी हो तो वो कौन थे? ग्रॉन अप सेज, यही था, ग्रॉन अप सेज। और मैंने मीनिंग बताया था कि उसका मतलब होता है एल्डर्स। ओके, एल्डर्स कौन होते हैं? जो बड़े होते हैं। और बड़ों के लिए एक और सिनोनिम भी यूज़ होता है, द पोइट, कवि था नहीं। एन अडल्ट, ए चाइल्ड, अ टीचर। द टीचर भी नहीं था, चाइल्ड भी नहीं था, पोइट भी नहीं था। द आंसर विल बी इन अडल्ट। अडल्ट का मतलब भी होता है बड़ा, जो 18 साल से ऊपर का होता है। ही इज़ कॉल्ड और शी इज़ कॉल्ड इन अडल्ट। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, टू whom आर दीज इंस्ट्रक्शंस आर बीइंग एड्रेस्ड? ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं सारी, ये किसको दी गई हैं? ऑब्वियस है, ये किसको दी गई हैं? चाइल्ड को दी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वुड द चाइल्ड नीड अ हैंकी? बच्चे को हैंकी की जरूरत क्यों पड़ती है? टू क्लीन हिज अ माउथ, टू क्लीन हिज अ शूज, टू क्लीन हिज अ बैग, टू क्लीन हिज अ स्लेट। किस लिए होती है? ऑब्वियस है, टू क्लीन हिज अ माउथ। नेक्स्ट कुछ और शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इसी पॉइंट के ऊपर बेस्ड हैं। व्हाई आर द इंस्ट्रक्शंस गिवन? आखिर हमें इंस्ट्रक्शंस मिलती क्यों हैं? सो दैट दे मे लर्न गुड मैनर्स, ताकि हमें क्या सिखा सकें, बड़े हमें अच्छे मैनर्स सिखा सकें। नेक्स्ट है, हु हैज़ द हैबिट ऑफ ऑलवेज इंस्ट्रक्टिंग द चाइल्ड? किसकी आदत होती है हमेशा बच्चों को इंस्ट्रक्ट करते रहने की? अडल्ट्स की, या फिर आप कह सकते हैं ग्रॉन अप्स की। हाउ फार आर द इंस्ट्रक्शंस लाइक्ड बाय द चिल्ड्रन? बच्चे किस हद तक इंस्ट्रक्शंस को लाइक करते हैं? यानी बच्चों को टोका जाए तो क्या क्या फील होता है? अक्सर आपने देखा होगा, चिढ़ जाते हैं, उनको कुछ बोले ऐसे नहीं, ऐसे कर दो, अभी नहीं, ये नहीं, तो वो इनकार करते हैं। दे आर नॉट लाइक्ड बाय मोस्ट चिल्ड्रन। ज़्यादातर बच्चे पसंद नहीं करते कि उनको इंस्ट्रक्शंस दी जाएँ। दे आर नॉट लाइक्ड बाय मोस्ट चिल्ड्रन। ओके, डू यू हैव अ हैंकी? क्या आपके पास हैंकी है? अब आंसर तो यस और नो भी हो सकता है। इट्स गुड मैनर्स टू कीप योर हैंड इनसाइड द पॉकेट। क्या जेब के अंदर हाथ रखना अच्छा मैनर है? नो। नेक्स्ट है हमारा, डू यू थिंक द एडल्ट्स शुड स्टॉप? आपको क्या लगता है कि बड़ों को रोक देना चाहिए, यानी बड़ों को हमें नहीं टोकना चाहिए? द आंसर विल बी नो। नेक्स्ट आपके कुछ जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं वो हैं यहाँ पर। व्हेन इज अ ग्रोन अप्स लाइकली टू से दिस, डोंट टॉक विद योर माउथ फुल? अक्सर हमें जो बड़े हैं वो कहते हैं मुंह भर के मत बोलो। क्यों? कारण क्या है? ए ग्रोन अप्स इज लाइकली टू से दिस व्हेन चिल्ड्रन स्टार्ट टेकिंग इन बिटवीन द मील विद फूड इन देयर माउथ। ऐसा कब टोका जाता है? व्हेन इज ए ग्रोन अप्स, कब टोका जाता है एक बच्चे को? जब वो मुंह भर के बोलता है। कब टोका जाता है उसको? जब वो मुंह में खाना भर के कुछ बोल रहा होता है, तब उसको
बीच में टोका जाता है। कारण क्या है कि वो हमारी फूड पाइप में खाना फंस सकता है या फूड पाइप से वो ब्रेथ पाइप में जा सकता है, जिससे हमें सफोकेशन हो सकती है और हमारी डेथ तक हो सकती है। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल लाल बहादुर शास्त्री जी का है हमारे सामने, जो रशिया गए थे और खाना खाने के दौरान ही बाई चांस उनके ब्रेथ पाइप में खाना चला गया, क्योंकि वो मीटिंग करते हुए खाना खा रहे थे और वहीं पर उनकी डेथ हो गई थी। सो इसलिए बड़े टोकते हैं, बिकॉज दे आर केयरफुल टू यू, वो आपकी परवाह करते हैं। ओके, नेक्स्ट है व्हेन आर यू लाइकली टू बी टोल्ड दिस से थैंक यू। कब ये बात सिखाई जाती है कि आपको थैंक यू कहना है? वी आर लाइकली टू बी टोल्ड टू से थैंक यू व्हेन समवन हैज़ हेल्प्ड अस और हैज़ गिवन अस समथिंग। जब हमें कोई चीज़ देता है या हमारी कोई मदद करता है, तब हमें सिखाया जाता है कि हमें उसका धन्यवाद करना चाहिए। When do you think an adult would say this? No one thinks you are funny. जब अडल्ट कोई कहता है तो वो कब कहता है? नो वन थिंक्स यू आर फनी। जब हम शरारत करते हैं या कोई बदतमीज़ी करते हैं या कोई बैठा हो तो उसके सामने मिसबिहेव करते हैं, तो तब कोई कहता है। When children act weird और डू समथिंग फनी। जब बच्चे कुछ अजीब, वर्ड मीन्स अजीब, स्ट्रेंज, बच्चे जब अजीब हरकतें करते हैं या फिर बहुत ही फनी सी हरकतें करते हैं टू गेट अटेंशन हासिल करने के लिए, टू गेट अटेंशन की अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए, देन एन अडल्ट वुड से नो वन थिंक्स यू आर फनी। तब हमें बड़े समझाते हैं कि तुम कोई मजाकिया नहीं लग रहे हो। वाई डू यू थिंक ग्रोन अप्स से? आपको क्या लगता है कि बड़े जो हैं वो हमें ये बात कब कहते हैं? द काइंड ऑफ थिंग्स मैंशनड इन द पोएम। इस कविता में जितनी भी बातें कही हैं वो सारी तरीके की बातें हमें हमारे बड़े कहते हैं। कब कहते हैं? इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट दे टीच चिल्ड्रन गुड मैनर्स। क्या आपको लगता है कि ये ज़रूरी है कि बड़े हमें अच्छे तरीके सिखाएं? एंड हाउ टू बिहेव इन पब्लिक, और पब्लिक में हमें बिहेव कैसे करना है ये सिखाएं। ये ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है। हम एक सोसाइटी में रहते हैं, हम परिवार में रहते हैं, और कल को अगर बच्चों को आज ये चीज़ नहीं सिखाएंगे, कल को उन्हें कहीं जॉब करनी है, कहीं जाके बिहेव करना पड़ेगा, तो उनको पता ही नहीं होगा कि कैसे बिहेव करना है। सो आंसर इज़, in the last two lines, the adult is asking the children to make up their own mind. आखिरी लाइन में जो अडल्ट हैं, आखिरी दो लाइनों में अडल्ट ने हमें यानी बड़ों ने हमें ये समझाने की कोशिश की है कि बच्चों अपना दिमाग यूज़ करो एंड टेक डिसीजन बाय देमसेल्व्स, और अपने आप निर्णय लो, टू बी इंडिपेंडेंट। इससे क्या बनो आप? इंडिपेंडेंट बनो, यानी आत्मनिर्भर बनो, विच इज़ अनरीजनेबली बिकॉज earlier adults were not allowing the children to take any decision by themselves। क्योंकि बाद में जो बड़े हैं उनको बाद में शायद ये डिसीज़न लेने की परमिशन ना दें अपने आप, एंड दे वर ऑलवेज इंस्ट्रक्टिंग दैम। और ऐसा ना हो कि उनको ये मैनर्स आई ना और हमेशा वो उनको इंस्ट्रक्ट ही करते रहें, बट नाउ दे आर आस्किंग दैम टू थिंक इंडिपेंडेंटली, विच इज़ सेवरली अनरीजनेबल। और अब हमें बड़े जो हैं वो बिहेव करने के लिए अच्छे तरीके से कह रहे हैं, जो कि एक कारण ही है। यानी कि जब बड़े होते हैं तो पेरेंट्स या हमसे जो बड़े हैं वो हमें अपने सेल्फ डिसीज़न लेने की परमिशन नहीं देते, और जब छोटे होते हैं तो हमें सेल्फ डिसीज़न के लिए प्रेरणा देते हैं। तो यहाँ पे एक सरकाज़म भी हम कह सकते हैं कवि ने यूज़ किया है सोसाइटी के ऊपर, कि इंसान का चेहरा भी दो तरफा होता है, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन दे बिहेव, कि स्थिति के मुताबिक जो हमारे लिए कंफर्टेबल होता है हम उसके मुताबिक बिहेव करते हैं, व्यवहार करते हैं। होप यू अंडरस्टैंड द पोएम। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।